जब कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो तीन संभावना होती है, ज्यादा से ज्यादा हर आदमी चाहता है उसको प्रॉफिट मिले। तो पहला तो प्रॉफिट, दूसरा क्या होगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, और तीसरा हो सकता है लॉस में चले जाए। ठीक है कि एमआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, एमआरपी के बाद में सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस के बाद में कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस के बाद में ओरिजिनल होगा। ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये चार्ट तो ऐसे ही होगा यार। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। तो बात ये समझेगा, एमआरपी एंड कॉस्ट प्राइस इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, दोनों को साथ में जोड़ने वाला एक ही पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेलिंग प्राइस। ये दोनों जगह पर आए तो मुझे यहां पर दिखाना है ये भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन दोनों में कीमत के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो कीमत के हिसाब से कौन बड़ा होता है? एमआरपी। एमआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? कॉस्ट प्राइस से। लेकिन कैलकुलेशन करते समय हम लोग दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे? 100 ही रखेंगे। एमआरपी की वैल्यू कुछ तो है, सामने वाला अगर 50% डिस्काउंट होगा और 50% उस पर ऐड कर रहा है, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब तो कम होता ही है। क्योंकि मैंने आपको खाली इतना पढ़ा है, प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई परसेंटेज, लॉस हुआ तो 100 में से माइनस। तो जो भी 100 है 100 लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर यहां से तो हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं कैसे? आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो ये 125 1 जार, ये कितना 2 जार, और 2 into 64 कर दो, व्हाट इज द आंसर? 120। पहले दिन के कंसेप्ट से अगर मैं कंबाइन करूं तो फर्स्ट डे के दिन हम लोगों ने ये देखा कि क्या है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको सेल करेगा, परचेस करेगा, ऐसे अलग अलग टर्म्स आ रही थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि जो प्रोडक्ट बना के रेडी है, हाँ, या जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, उसकी एक कीमत होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल प्राइस। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर बात की। एंड व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल प्राइस? दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने की कीमत। ठीक है, ये बन गया। अब उसके पास में कोई पर्सन आएगा, वो पर्सन उससे प्रोडक्ट क्या करेगा? परचेस करेगा। लेकिन जो पर्सन उससे प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है वो खुद बिजनेसमैन है। तो नॉर्मली बिजनेसमैन एक आर्टिकल नहीं परचेस करते, क्या करते हैं? बल्क में परचेस करता है। और जब वो बल्क में परचेस कर रहा है तो उस समय हमारी प्राइस बनी थी, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया था। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है सीपी से, सी फॉर द कॉस्ट एंड पी फॉर द प्राइस। ठीक है, अब वो आने के बाद में उस प्रोडक्ट को सामने वाला पर्सन क्या करेगा? सेल करेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने ऐसा लिखा, सेलिंग प्राइस आ गई। अब यार सेलिंग प्राइस आते समय हम लोगों ने सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखी थी एसपी के नाम से। तो ये तीन चीजें हमारे सामने हो रही है। अब क्या होगा, जब कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो तीन संभावना होती है, ज्यादा से ज्यादा हर आदमी चाहता है उसको प्रॉफिट मिले। तो पहला तो प्रॉफिट, दूसरा क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, और तीसरा हो सकता है लॉस में चले जाए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर वो पर्सन की डिमांड है कि यहां पर उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो एक बात बताओ, प्रॉफिट कब मिलेगा यार? कब मिल सकता है प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो ही तो प्रॉफिट मिलेगा। और किसी ने पूछा कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज द प्रॉफिट। ठीक है, ये सही है। उसके बाद में अगर मान लेते हैं कि सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि चलो इस केस में भी जा सकता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये वाले केस में चले जाएंगे। इसमें कुछ भी तो नहीं है, लेकिन पैसा जितना लगाया था उतना ही पैसा आपको वापस आएगा। तो ये केस कब बनती है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? सेम हो जाए, हाँ। यानी ये तब बन जाएगा एसपी बरोबर मेरा सीपी आ गया, तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है सर, पैसा फंस गया है और पैसा निकालना जरूरी है, प्रोडक्ट तो हम लोगों ने ले लिया लेकिन अब चांस ही नहीं है हमारे पास पैसे के लिए, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि चलो जो भी सही, सेल ही कर देते यार। ठीक है, तो लास्ट में ऑप्शन हो जाता है कि आप लोगों को लॉस हुआ, और लॉस होने का एक ही रीजन हो सकता है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये कॉस्ट प्राइस से क्या हो गई? कम होगी, तो दैट टाइम लॉस होगा। तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, उसमें से सेलिंग प्राइस कम कर दो, तो ये वाला लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पहले दिन के लेक्चर में डिस्कस किया। अब अगर मैं मोटा मोटा कीमत के हिसाब से अगर चलो, मतलब नॉर्मली स्टैंडर्ड ओरिएंटेड, तो हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ओरिएंटेड सबसे ज्यादा वैल्यू इन तीनों में सेलिंग प्राइस की होनी चाहिए, एक अंदाजा के ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉस्ट प्राइस रखना चाहिए, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? ओरिजिनल। मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर हम लोग आज के लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाली टर्म्स आ गई।
ठीक है, तो ऐसा तो स्टैंडर्ड चार्ट होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब ये कीमत हम लोगों ने देखी, फिर हम लोगों ने ये देखा कि चलो जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट है, उन तीनों में कभी कभार प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये अलग अलग होने वाला है। लेकिन किसी भी पर्सन को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये कौन सी कीमत तय करेगी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये लिखा के दिया था, कॉस्ट प्राइस तय करेगी। अगर कॉस्ट प्राइस तय करती है तो इस ओरिएंटेड फिर दो फॉर्मूलीज बने थे, दो कंसेप्ट बना था कि कोई भी पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है और वो परसेंटेज में चाहिए, तो प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज में चाहिए, तो लिखेंगे कैसे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? कॉस्ट प्राइस, और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। किसी भी पर्सन को लॉस हो रहा है और वो कैसे निकालेंगे परसेंटेज में? तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि हम लोग लॉस लिखेंगे डिवाइडेड बाय कौन सा? कॉस्ट प्राइस, और इनटू क्या करेंगे? 100। तो ये वाली चीजें हम लोगों ने यहां पर बना दी। ये क्लियर हुआ? ये लिखा के दिया था। फिर एक कीमत और आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेबल प्राइस। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेबल प्राइस, नहीं तो इसको और एक नाम से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्क प्राइस। इनको इस नाम से अलग अलग जान से पहचाना जाता है। तो ये क्या होता है, जो कस्टमर या जो बेचने वाला पर्सन है उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल लगा देता है, ठीक है, एमआरपी लिख देता है, और वो कहता है यार ज्यादा से ज्यादा ये कीमत, लेकिन उससे कम इसमें तो सेल किया जा सकता था। तो ये एमआरपी जो होता है उसी के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? डिस्काउंट मिलता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। अब जो डिस्काउंट की वैल्यू निकाली जाती है, वो डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एमआरपी में से क्या माइनस करते हैं? सेलिंग प्राइस। तो जो डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस डिस्काउंट को कहा जाता है। फिर ये भी और एक तय था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन इन अ परसेंटेज। डिस्काउंट तो परसेंटेज में दे रहा है, तो बताओ डिस्काउंट परसेंटेज को कैसे लिखते थे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या? डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं? एमआरपी के ऊपर। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी और इनटू क्या करेंगे? 100। ये वाली चीजें यहां पर बताई गई। ठीक है, यहां तक क्लियर था? अब ये पार्ट हम लोगों ने पहले दिन में पूरा लिखा के दिया था, ये फर्स्ट दिन का कंसेप्ट आपका। ठीक है, अब हम लोगों ने डिस्काउंट के टाइप्स देखे, क्या क्या डिस्काउंट है और वो एग्जाम में कैसे आता है वो भी मैंने लिखा के दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे का कंसेप्ट। हम लोगों ने ये देखा कि अगर मान लेते हैं कि मुझे कहीं पर ओरिजिनल ये कीमत दी गई है, तो ओरिजिनल को मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज ऑलवेज इज अ 100%। ओरिजिनल अगर है तो ओरिजिनल को 100 मान लो, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं दिया है तो किसे 100 मानेंगे? कॉस्ट प्राइस इज अ 100%। ये ऐसा देखा था, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और कोई पर्सन कहता है कि उन्हें प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट यहां पर दे रहा है 30% का, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे गेन, प्रॉफिट अगर 30% है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? मतलब यार प्रॉफिट 30 रुपए का हुआ, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130 का। तो ये लिखेंगे 130%। बट किसका 130%? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को 100 माना था ना, तो इसे इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? उसी प्रकार से अगर मान लो पर्सन ने दे दिया कि यार उसे लॉस हो जाता है, लॉस हुआ 20% का, तो फिर तो कॉस्ट प्राइस तो मेरी 100 ही है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना? 80%। और किसका 80%? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही कंसिडर करे तब जाके बना रहे। तो ये भी एक तरीका देखा। ठीक है, फिर एक टाइप था कि जिसमें क्या है ना सर, प्राइस दे रहे हैं, ये परचेस किया इतने में सेल किया, प्रॉफिट बताओ, ये परचेस किया इतने में सेल किया, लॉस हुआ, लॉस परसेंट बताओ, ये इसका था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि किसी भी पर्सन को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निर्भर करेगा। क्लियर? अब हम लोगों ने और एक टाइप देखा था, मतलब टाइप नंबर 1 में एक पैटर्न बनाया था, जिसमें कभी कभार ऐसे कंटेंट आ रहे थे कि सेलिंग प्राइस और क्या, कॉस्ट प्राइस, दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है? सेम होती। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, तो डिफरेंस कहां का खेल रहा है? वो नंबर ऑफ आर्टिकल का। नंबर ऑफ आर्टिकल होते कि नहीं, उसके ऊपर तय हो रहा है कि यार आर्टिकल के बारे में ज्यादातर कंफ्यूजन चल रहा है। तो उस केस में हम लोगों को अगर किसी पर्सन को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है और ये परसेंटेज में निकालना है, तो बताओ कैसे निकालते थे? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैसे निकालते थे? क्या था फॉर्मूला? डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल। तो ऊपर ये लिखना है डिफरेंस ऑफ आर्टिकल, मतलब जो आपने परचेस किया, जो आपने सेल किया, उसमें डिफरेंस होगा, डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल। जितने नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल आपने जो सेल किए थे, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल वो यहां पर लगा दो, और ये लगाने के बाद में जो भी नंबर आएगा इनटू क्या कर देना? 100। तो दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आएगा उसको ऐसे लिखते थे। तो टाइप नंबर 1 में ये कंसेप्ट लगे।
ठीक है, टाइप नंबर 1 ये कंसेप्ट। टाइप नंबर 2 में अगर बात करें, टाइप नंबर 2 की नोट्स अगर बात करें, इसके पहले वो हर बार कंटेंट चेंज कर रहा था। जैसे लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, कभी एमआरपी पूछ लेता था, एमआरपी नहीं, वो कॉस्ट प्राइस अलग आ रही थी, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा था वो बार बार। तो टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट देखे। अब आते हैं एमआरपी को कंबाइन करेंगे इसके साथ में। हम लोग हल्के से ये कह सकते हैं आप लोग कि सर डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली एग्जाम में कितने डिफिकल्ट बना सकते हैं उसके पैटर्न की तरफ हम लोग तो अभी आ चुके हैं कि क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। अब क्या होगा कि आपके सामने कुछ कीमत एज इट इज यहां पर नजर आने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो सभी के सभी सामने नजर आएंगी। एक समझेगा, अगर मैं आपसे कहूं ओरिजिनल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, ये कीमत है। ठीक है, प्रोडक्ट के दाम है ये अलग अलग, उसको हम लोग खरीदी कीमत, ठीक है, मार्क प्राइस, बेचने की कीमत, अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? एमआरपी की होगी। मतलब अगर चार्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग डेफिनेटली ये कहेंगे कि एमआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। एमआरपी के बाद में सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस के बाद में कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस के बाद में ओरिजिनल होगा। ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये चार्ट तो ऐसे ही होगा यार। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। अब यहां पर देखिए कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर मुझे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं? एमआरपी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहा कि एमआरपी नाम का जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिला, इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट इसके ऊपर दिया, यानी इनमें से पैसा कम किया होगा। अब डिस्काउंट देने के बाद में आगे तो उसको वो सेल ही करेगा। तो डिस्काउंट जाने के बाद में जो प्राइस होती है उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसे कहेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। ये स्टेप समझ में आ रही है कि आपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट दिया और उसके ऊपर बाद में उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो दैट इज अ सेलिंग प्राइस। अब मैंने कहा यहां पर मेरी है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर मुझे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस के अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो नंबर ऐड होगा या कम होगा? ऐड होगा। तो मैं ऐड होगा तो यहां पर प्लस लिख सकता हूं, जैसे यहां पर मैंने माइनस लिखा। तो वो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर नंबर प्रॉफिट ऐड हुआ, तो वो उसको आगे मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो कौन सी कीमत आएगी? सेलिंग प्राइस। तो यहां पर भी तो सेलिंग प्राइस हो रही है। ठीक है, तो बात ये समझेगा, एमआरपी एंड कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, दोनों को साथ में जोड़ने वाला एक ही पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेलिंग प्राइस। ये दोनों जगह पर आएगा। यानी आज के लेक्चर में आपको ऐसे देखने पड़ेगा कि सर एमआरपी भी आ रहा है, कॉस्ट प्राइस भी आ रहा है, दोनों को कंबाइन कैसे करें? तो दोनों को कंबाइन करने का यही एक पर्सन है जो दोनों के पास जाता है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो भी कॉस्ट प्राइस से कनेक्ट करेगा, लॉस हुआ तो भी कॉस्ट प्राइस से कनेक्ट करेगा। लेकिन एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दोगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो दोनों जगह पर सेलिंग प्राइस आएगा। अब दोनों में लिखते समय, दोनों में लिखते समय हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यार, ऑलवेज मैं कॉस्ट प्राइस को भी 100 मानूंगा और एमआरपी को भी मैं 100 मानने वाला हूं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ऑल्सो 100, एमआरपी की वैल्यू भी 100 मान रहे हैं। इसका रीजन समझ लो। कॉस्ट प्राइस 100 क्यों है? क्योंकि 100 से हम लोग कैलकुलेशन अच्छा बना सकते हैं। एमआरपी को भी 100 मान रहा हूं, लेकिन 100 100 दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स आप उसको नाम दे दो, क्वांट ले लो, रीजनिंग इंग्लिश, इंग्लिश और रीजनिंग ऐसे पकड़ लो। दोनों सेम सब्जेक्ट है या अलग अलग है? अलग अलग है। इंग्लिश और रीजनिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों अपने जगह पर संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब 100% है। रीजनिंग परफेक्ट है, इंग्लिश परफेक्ट है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता। वो दोनों अपने जगह पर अलग 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 है। कोई बच्चा कह सकता है मुझे रीजनिंग सिंपल लगता है, कोई बच्चा कह सकता है मुझे इंग्लिश सिंपल लगता है। आप उसमें कंपेयर करो तो मुझे यहां पर दिखाना है ये भी 100 है, ये भी 100 है। लेकिन दोनों में कीमत के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो कीमत के हिसाब से कौन बड़ा होता है? एमआरपी। एमआरपी की वैल्यू ज्यादा होती किससे? कॉस्ट प्राइस से। लेकिन कैलकुलेशन करते समय हम लोग दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे? 100 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 20% डिस्काउंट दूंगा तो 100 में से माइनस होगा तो बचेगा कितना? 80%। बट 80% किसका? एमआरपी का। ठीक है, ऐसे नोट डाउन कीजिए। चलो देखिए, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, सपोज मैंने कहा कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज गिवन 30%, प्रॉफिट 30% हुआ है, तो आप सेलिंग प्राइस कितना लिखोगे? 130%। लेकिन किसका 130% लिखोगे? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि इसको लिखना जरूरी है। आपने 30% बताया तो 130% हुआ है, लेकिन किसका? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूं। इसी स्टेप को कोई ऐसा भी तो लिख सकता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाय कितना? 100, ऑफ का मतलब इनटू सीपी, ऐसा लिखा होगा फिर।
ये लिख सकते कि नहीं आप? ऐसे लिख सकते हैं। मान लो सेम मैंने यहां पर लिखा, मैंने कहा यार चलो डिस्काउंट मिला मुझे, मुझे डिस्काउंट मिल गया यहां पर 20%। अब डिस्काउंट 20% मिला, तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया होगा? एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी तो 100 होगा, 100 में से 20 कम किया होगा, तो बचा कितना? 80%। तो जो 80% एमआरपी वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है ना। तो उस केस में ऐसा लिखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 80% हो गई अभी, क्योंकि आपने 100 माना था, 100 में से आपका डिस्काउंट कभी भी बढ़ेगा नहीं, नंबर नंबर बढ़ेगा कि एमआरपी पे नहीं, क्या होगा? एमआरपी में से कम कम होगा। जैसे मान लो एमआरपी की वैल्यू कुछ तो है, सामने वाला अगर 50% डिस्काउंट होगा और 50% उस पर ऐड कर रहा है, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब तो कम होता ही है। तो उसने 20% डिस्काउंट दिया तो 80% बचा होगा। तो सेलिंग प्राइस जो होती है 80% ऑफ किसका होगा? एमआरपी का, क्योंकि हम लोग एमआरपी को ही डिस्काउंट कहते हैं। और इसी स्टेप को अब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एसपी इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय कितना? 100। ऑफ का मतलब क्या? इनटू एमआरपी। ऐसे। तो इसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट समझ में आया ना? दोनों अलग अलग कीमत है, लेकिन दोनों को एमआरपी को भी 100 मानेंगे और इसको भी 100 मानेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका। और दोनों के पास में कनेक्ट करने वाला यही पर्सन है। कौन सा? सेलिंग प्राइस। तो फिर तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, सर इन दोनों को कनेक्ट कर दो। तो दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाएगा पता है? ये लिखा आ जाएगा 130 डिवाइड बाय कितना? 100 इंटू क्या? सीपी इज इक्वल टू, इसको कितना लिखेंगे? 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या? एमआरपी। तो यहां से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आपको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक लाइन नोट डाउन कर लेना। ये भी लगे तो उसके नीचे लिख देना कि ऐसे भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर अब पहला एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट एग्जांपल। इस कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है, इसमें बहुत ही बढ़िया कंटेंट रखा गया है, बट लेवल अभी थोड़ा बढ़ेगा, ये मान के चलेगा। ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शॉपकीपर ने एक आइटम बेचा और 5% का डिस्काउंट करा। डिस्काउंट किसके ऊपर देंगे? एमआरपी के ऊपर। कितना दिया? बचा कितना? प्रॉफिट हुआ 23.5%। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी? प्रॉफिट अगर 20 बता दूं तो मैंने पूछा प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100। अगर 20% प्रॉफिट होगा तो 20 क्या करेंगे हम लोग? बढ़ाएंगे। तो कितना होगा? 120। यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ? 23.5। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 123.5। स्टेप समझ में? 123.5। उन्होंने कहा व्हाट शुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो कितने का फायदा होता? अब ऐसे समझ लो, एक दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट बेचा। दुकानदार ने कहा कि मैंने आपको वैसे भी 5% क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। 5% डिस्काउंट देने के बावजूद दुकानदार को फायदा कितना हुआ? 23.5। अगर दुकानदार ने आपको डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। यार डिस्काउंट देने के बाद भी तो कमा रहा है वो, डिस्काउंट नहीं देगा तो ज्यादा कमा लेगा। तो वही सवाल है कि उसने क्या ना, डिस्काउंट नहीं दिया। तो डिस्काउंट नहीं देगा तो कितना होगा? ठीक है ऐसे। अब छोड़ो, ध्यान से देखना, एक स्टेप में सवाल है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल देखिए। इसने 5% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? 95%। किसका 95%? एमआरपी का। तो हम लोग लिखते हैं 95% ऑफ द एमआरपी। एमआरपी ऐसे लिख दो चलेगा? उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 होती है और प्रॉफिट हुआ वहां पर 23.5 का। तो कॉस्ट प्राइस 100, 100 में 23.5 ऐड करो, 123.5। तो उसकी वैल्यू आ गई 123.5 रुपए की, ये लिख सकता हूं। ठीक है ऐसे। उन्होंने कहा मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता। अब डिस्काउंट नहीं दूंगा तो 100% एमआरपी लगाएगा वो, 100% एमआरपी का लगाएगा। तो उस केस में कितने का फायदा होगा ये निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फायदे से नहीं कनेक्ट कर सकता, मैं तो सेलिंग प्राइस से ही कनेक्ट कर सकता हूं। यहां पर हम लोग क्या इक्वेट कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे इस समय। तो कितने की सेलिंग प्राइस होगी वो पहले देखते हैं, और जो भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी 100 से, उतने का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमें कितना होता है? 100 होता है। गडबड आहे समजलाय? हे आपण काय करतोय? सेलिंग प्राइसशी इक्वेट करतो, एमआरपी सेलिंग प्राइसशी रिलेट करते, प्रॉफिटशी कॉस्ट प्राइसशी रिलेट सध्या करत नाहीये। जो भी यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, 5% डिस्काउंट दिया तो एमआरपी कितना बचा? 95%। वो इक्विवेलेंट होता है सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितना था? 23.5।
तो सेलिंग प्राइस तो 100 से ज्यादा बढ़ेगा ना, तो ये 123.5। उसने कहा डिस्काउंट नहीं देना है, तो एमआरपी कितना, 100%। 100% की वैल्यू कितनी, सेलिंग प्राइस। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये दोनों एमआरपी है मेरे, ठीक है ऐसे। अब देखो यहां पर सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ऑफ ऑफ कैंसल एमआरपी, एमआरपी कैंसल, ये स्टेप समझ में, ऑफ कैंसल एमआरपी, एमआरपी कैंसल। अब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो ये हमारा 19 बनेगा, इस नंबर से 5 से डिवाइड करें तो ये हमारा 20 बनेगा। अब 20 इधर जाके मल्टीप्लाई और एसपी इधर जाके मल्टीप्लाई, सही है। तो एसपी की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे लिखते हैं, एसपी की जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे 20 इंटू कितना, 123.5, और ये जो नंबर है बाद में डिवाइड ही हो जाएगा, तो ये बाद में मैं डिवाइड 19 से करने वाला हूं, यहां तक आ गए इक्वल टू। अब थोड़ा देखिए, अगर एक जीरो इसको दे दूं तो इसका पॉइंट चला जाएगा, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू कितना, 123.5 डिवाइडेड बाय कितना, 19, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं 19 से डिवाइड करने के लिए। देखिए 19 2 को तो डिवाइड नहीं करता, ये हम लोग पक्का जानते हैं। 19 1 जार 19 इसको डिवाइड करता है। देखिए 19 5 जार 95 होता है, जो कि छोटा है। फिर 19 6 जार करना पड़ेगा, अगर 19 6 जार करूंगा तो 114 होता है, कितना, 114। 114 अगर इसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना, 9 ही बचेगा, और 9 के ऊपर 5 आएगा तो कितना, 95। तो 19 कितना, 5 और 95 होता है, ठीक है। तो ये 19 से डिवाइड करने के बाद नंबर कितना है, 65, और 2 इंटू 65 कितना, 130। 2 इंटू 65 कितना, 130। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में हमारी जो सेलिंग प्राइस है, ये हमारी कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 130। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100। तो सेलिंग प्राइस तो आपने 130 बताई, कितने का फायदा, 30 रुपए का फायदा। तो 30 रुपए का फायदा, व्हाट इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, बार बार वो सेम टाइप का नहीं है पूछेगा, अलग अलग टाइप आएगी। A watch passes through the three hands. एक वॉच को 3 हैंड से पास हुई, एंड द ईच गेन इज अ 25%। व्हाट इज मीन बाय 25% गेन, प्रॉफिट। हर एक आदमी को 25% का फायदा हुआ। इफ द थर्ड पर्सन सेल इट 250 रुपीज, देन व्हाट डिड फर्स्ट पे फॉर इट। तो यार तीसरे आदमी ने तो 250 रुपीज में आगे बेचा, तो पहले वाला पर्सन उसने कितने में परचेस किया था ये बता दो। अब इसको दो मेथड है, पहली मेथड एकदम बेसिक से बता दो, दूसरी ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। पहले समझेगा, फर्स्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ पर्सन कितने, 3 लोग है। तो मैंने कहा यहां पर एक पर्सन है जिसका नाम हम लोग कोई तो ले रहे हैं, फिर इसने दूसरे को बेचा, ठीक है, फिर इसने तीसरे को बेचा, और तीसरा पर्सन भी आगे बेचने वाला है। तो जब तीसरा पर्सन आगे बेच रहा था उसकी कीमत कितनी है, 250 रुपए। हमें पूछा गया जब पहला पर्सन ने इसको परचेस किया होगा तो उसकी कीमत बताओ, तो हम लोगों ने कहा इसकी कीमत X रुपए होगी। ये चार्ट समझ में आए, ठीक है, पहली मेथड बेसिक। अब होता क्या है देखिए, इसने जो दाम में इसने परचेस किया, तो क्या इस पर्सन को पता है कितने में परचेस किया था, नहीं पता होता। आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे दुकानदार पे, तो कस्टमर सामने वालों को बताओगे मैंने इतने में ले, नहीं बताता, कोई आदमी नहीं बताएगा। अब नहीं बताया तो इसने जो भी लिया, हम लोग कहेंगे सर इसने जो भी लिया होगा वो पूरी तरह से सेफ होगा, और पूरा जो होगा कितना होगा, 100% होगा सर। अब 100% होगा, 100% का मतलब X हुआ। आगे इसको बेच रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% फायदा कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, 125%। तो हम लोग कहेंगे वो 125% हो जाएगा, और किसका 125%, X का होगा। ये स्टेप समझ में, ये पर्सन ने इसको भी बेचा, फिर अब इसको जब बेचा तो उसने भी तो फायदा कमाया, कितने का, मतलब 25% फायदा हुआ, तो यहां पर 25 होगा, तो इसको भी क्या करेंगे फिर, इंटू करके 125% ही कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको खाली इतना पढ़ा है, प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई परसेंटेज, लॉस हुआ तो 100 में से माइनस। तो जो भी 100 है 100 लेके चलते हैं। आगे भी प्रॉफिट हुआ, आगे कितना हुआ, 25%, तो सेलिंग प्राइस कितनी, 125%। ये स्टेप समझ में, ये कितनी बार लिखना है, 125 125, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि उसने दिए ही वैसे था, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, 250 रुपए। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहां तक आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 125% को कैसे लिखते हैं, 125 डिवाइड बाय कितना, 100 इंटू एक्स करूं, यहां पर 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, हाँ, इक्वल टू कितना, 250। ये स्टेप समझ में आ रही, ठीक। अब कैलकुलेशन करते समय हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 ये कितना,
4 जार, 25 5 जार, ये कितना 4 जार, 25 5 जार, ये कितना 4 जार। ये स्टेप समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से देख लो, अब ये उठा लो, बताओ 5 इंटू 5 कितना, और 25 इंटू 5 कितना 125। ये 125 का तो डबल ही है, 125 का डबल कितना 250, तो ये 1 जार और ये कितना 2 जार, 2 जार हुआ। अब एक बात बताओ, 4 इंटू 4 कितना 16, और 16 इंटू 4 कितना 64, 64 जाके 2 को तो मल्टीप्लाई कर देगा फिर, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 64 इंटू 2। तो बताओ 64 इंटू 2 कितना 128, तो 128 वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि ऐसे लिखते बैठे, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन वाले चाहिए। तो अब देखो थोड़ा सा और एक सिंपल सा ट्रिक्स बताता हूं और जल्दी आंसर कैसे दे दो। अब इसके लिए आपको परसेंटेज का जो मैंने चार्ट वगैरह बना के दिया था ना वो चाहिए। एक बात बताओ, व्हाट इज द 25% इन अ फ्रैक्शन? 1/4, ये परसेंटेज में लिखा के दिया, उसका पूरा देख लेना है 1/4। ये स्टेप समझ में, 25% का मतलब 1/4। कैसे 1/4? 25 डिवाइड बाय कितना 100 ना। 25% का मतलब क्या होता है एक्चुअली, आप 25% को क्या लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, 25 डिवाइड बाय 100 होगा, ऐसे ही होगा ना। देखिए यार, परसेंटेज नहीं अटेंड किया, रिकॉर्डेड देखना प्लीज, उसका थोड़ा देख लो। 25 डिवाइड बाय 100 लिखोगे और बाद में 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 1/4 ही आएगा, आएगा। तो इसी का मतलब हो गया कि 25% को हम लोगों ने 1/4 लिख दिया। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलो यहां पर आता हूं। अगर ये समझ में आया तो एक बात बताओ, 4 के ऊपर 1 बता रहा है, यहां पर गेन है कि नहीं? गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब 4 रुपए होंगी तब मुझे फायदा कितने का मिला होगा, 1 रुपए। प्रॉफिट मुझे 1 रुपए का होगा। जब मेरी 4 रुपए की वैल्यू होगी और 1 रुपए में फायदा कमा रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो बेचने की कीमत 4 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 4 रुपए, 1 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाए, सेलिंग प्राइस कितना 5 रुपए, 1 रुपए बढ़ा के बेचूंगा। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने 4 रुपए की वैल्यू 1 रुपए प्रॉफिट लगा के 5 में सेल किया होगा। ये कितनी बार किया, 3 बार किया, 3 लोगों ने सेम ही चीजें की, 3 लोग है ना, 3 हैंड्स बताया था ना कि। तो मैं कह सकता हूं फिर ये सेम चीज 3 बार रिपीट हुई होगी। 1 की वैल्यू यहां पर, फिर ये 4 रुपए, फिर यहां पर 1 रुपए ऐड किया तो ये 5 हो गया, ऐसे हुआ। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर आने के बाद में आपको ये देखना है सेम साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, और अपोजिट साइड में अगर कोई देखे तो कैलकुलेशन। अब 4 और 5 कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो सीधा सीधा बताओ, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। ये स्टेप समझ में? यहां पर ये एरो ऐसे ही देता हूं मैं। बताओ 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो ये क्या दिखा रहा है, पहले इसको रीड करो अच्छी तरह से। ये जो चार्ट बना इसका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है? तो ये मीनिंग हो रहा है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 64, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 125। ये स्टेप समझ में? लेकिन उन्होंने तो ये बताया था कि सेलिंग प्राइस की कीमत तो दे रखी है यार, कितनी दे रखी है 250। तो अब मैं ऐसा लिखूंगा कि 125 जो यूनिट है मेरा जो आया है, उसकी कीमत तो मेरे पास पता है 250 रुपए की है। तो उन्होंने मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 64 यूनिट, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल बनेगा फिर तो मेरा, बनेगा कि नहीं? अरे इसकी वैल्यू हमारे पास दिए रखी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर यहां से तो हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं कैसे, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो ये 125 1 जार, ये कितना 2 जार, और 2 इंटू 64 कर दो, व्हाट इज द आंसर 128। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा यहां से बता सकते हो, इसकी कीमत दी है सर, इसको वैसे बना दो। इसका डबल होता है कि नहीं, तो इसका भी डबल ही कर दो ना, खेल ही खत्म है। तो डायरेक्टली 120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तीनों बार नंबर सेम है या बदल रहे हैं, सेम ही है। तो पहली बार आपने 4 का 5 लिखा ना, तो वो 3 बार करना था, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब कितना 120, डायरेक्ट ही आंसर आएगा। ये वाला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया है। ठीक, मानव सेल अ बास्केट ऑफ एप्पल, मानव ने बास्केट ऑफ एप्पल सेल की। ठीक है, एंड फिर ये बताया जा रहा है एट 15% गेन। ठीक है, 15% क्या हुआ, गेन हुआ। With that amount, he purchased the some bag of sugar and sold them at a 10% gain. What is mean by gain? Profit. Profit चल रहा है, पहली बार भी प्रॉफिट, बाद में भी प्रॉफिट। ठीक है, what is the cost price of an apple when he made total profit of rupees 1060 rupees?
1060 रुपीज किसकी वैल्यू है? प्रॉफिट की वैल्यू। बात समझे? ये किसकी वैल्यू बता रहा है? प्रॉफिट की वैल्यू। हाँ, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। तो हमें पूछा गया कि बताइएगा यार उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, चलो ट्राई कीजिए, 2 मिनट लगा रहा हूं, थोड़ा अच्छा कंटेंट है, देखते हैं। एक बात बताओ, डिफिकल्ट थोड़ी है, आप खाली इतना नंबर समझो, हर बार प्रॉफिट है कि नहीं? व्हाट इज द 15%? आप 15% को क्या लिख सकते हो? मतलब बेसिक से नहीं जाना, बेसिक में तो टाइम लग जाएगा। 15% का मतलब 15/100, और 15/100 तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3/20। तो 15% का मतलब होता है 3/20। ये स्टेप समझ में आई? 10% का मतलब 10/100 करो तो कितना आएगा? 1/10। तो 10% का मतलब है 1/10। ये स्टेप समझ में आ गई सभी को? ये क्लियर है? अब उसका कहना जो है उसके ऊपर बात करते हैं। वो प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहा था, यानी पहली बार कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो 20 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए उसको फायदा हुआ था, तो कितने में सेल किया होगा? 23 में। सेकंड बार हमारी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए की, 1 रुपए का फायदा हुआ था, कितने में सेल किया होगा? 11 में। ये स्टेप समझ में? अब हम लोग करते हैं सेम साइड का मल्टीप्लाई, ऐसे तो मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊं तो इधर कितना होगा? ये समझ में आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई की? ठीक है, ओके, चलो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 11 ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33, 3 कैरी 22 प्लस 253, यहां तक आके रुक जाता है। अब ये जो चार्ट है वो आप क्या रीड कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बताइएगा। इस चार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या होता है? हमारी कॉस्ट प्राइस, ये मेरी कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रीवियस सवाल में सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी थी, पहले वाले सवाल में सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी थी। क्या इस सवाल में सेलिंग प्राइस दिया है? ना, क्या दिया है? प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट की वैल्यू कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा मेरा 200 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है, 253 का मेरा सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितने का? 53 रुपए का। तो यहां पर तो मेरा प्रॉफिट की वैल्यू 53 बन जाएगी। फिर अगर प्रॉफिट की वैल्यू 53 रुपए यूनिट बनेगा, तो सवाल देखिए फिर यहां से कैसे कनेक्ट होता है। फिर हम लोग कहेंगे 53 जो यूनिट है उसकी कीमत कितनी है? 1060 रुपए की है। ठीक है, 1060 रुपए की है। अगर 1060 रुपए उसकी है, तो 200 रुपए की 200 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो इसकी कीमत कितनी आएगी ये पूछा गया था। फिर ऐसे, फिर बाकी आप लोग जानते हैं आमने सामने डिवीजन वगैरह, तो सीधा 53 से इसको डिवाइड करता हूं। 53 1 ये उसका डबल ही है। 53 का डबल कितना? 106 ही होता है। तो यहां पर 2 और ये 0, तो 20, और 20 इंटू ये करेगा तो 20 इंटू 20 कितना? 400 और एक 0, व्हाट इज द आंसर? 4000। 4000 वाला ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा था? बी। अब ऐसे ही सवाल देता हूं थोड़ा और घुमा के। इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट ही दे रहा है, लॉस दिया तो माइनस करेंगे, बाकी क्या है? बाकी तो सेम ही है। यही सवाल है, थोड़ा घुमा देते हैं और घुमाते हैं। कमल बॉट एन आर्टिकल, कमल ने एक आर्टिकल बॉट परचेस किया एंड स्पेंड 110 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर के लिए 110 लगाए। मतलब क्या हुआ? खर्चा कर दिया, अपने पास से भी खर्चा किया। ठीक है, ही देन सोल्ड टू द ललित एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ललित सोल्ड टू द मोहन एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो यहां पर पहली बार प्रॉफिट, उसके बाद में लॉस। ठीक है, एंड मोहन फाइनली सोल्ड इट 1188 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो बाद में मोहन ने भी आगे सेल कर दिया, लेकिन प्रॉफिट में किया, और वो सेलिंग प्राइस दिया है, सोल्ड किया मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। देन हाउ मच डिड कमल पे फॉर द आर्टिकल? तो कमल ने वो आर्टिकल कितने में परचेस किया? एक काम करता हूं, ऐसे समझ रहे, एक काम करता हूं, पहले बेसिक बता देता हूं फिर ट्रिक्स आता हूं, जैसे पहले सवाल किया कि नहीं वैसे जैसे। अब एक बात बताओ, कमल ने आर्टिकल परचेस किया होगा, तो मान लो कमल ने परचेस किया 100 रुपए में, 100 रुपए लगा के कमल ने परचेस किया। 100 रुपए में बाद में रिपेयर भी तो चार्जेस लगाए, तो रिपेयर के कितने लगाए? तो नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, पैसा तो बढ़ गया। तो 100 रुपए में परचेस किया, फिर साथ में 110 रुपए भी ऐड कर दिए, 110, ये उसकी बनेगी अभी उसकी प्राइस, ये हुआ। फिर वो कहता है कि उसने आगे सेल किया ललित को, ललित को सेल करते समय क्या हुआ? कितने परसेंट प्रॉफिट? तो कितने में बेचा होगा? 120%। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 120% डायरेक्ट लिखू, तो 120% का मतलब 120 डिवाइड बाय 100। मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूं, परसेंटेज है ना यार, है कि नहीं? ओके चलो, ललित ने आगे सेल किया, फिर ललित ने आगे सेल किसको किया? मोहन को। क्या हुआ? लॉस। कितने का लॉस? 10% लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस लेस करते हैं, कितना?
90%। देखो प्रॉफिट होगा तो नंबर बढ़ेगा, लॉस होगा तो नंबर कम होगा, यही है ना। तो 10% कम होगा, तो 10% कम होगा तो 90%, तो 90 डिवाइड बाय कितना, 100, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, आगे मोहन ने भी सेल किया, और मोहन ने जब सेल किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट, तो नंबर तो बड़ा होगा, तो कितना होगा, 110 डिवाइडेड बाय कितना, 100। लेकिन इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, कितने रुपए की है, 1188। चलो ये स्टेप समझ में आएगी, नहीं बताओ मुझे, यहां तक आए, उसने खाली एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू निकालता है। अब यहां पर आने के बाद में ये पहले देखो कि इसका एक जीरो, इसका दो जीरो, दो जीरो यहां से कैंसिल, इसके एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल होगा। अब कोई कैंसिल तो होने के चांसेस लग नहीं रहे, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं यार, कोई लग रहा है आपको कैंसिल होने, टू से तो कर सकता हूं, टू से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 6, ये कितना, 5, यहां तक आ सकता है। अब ऊपर नीचे कोई डिवाइड होने नहीं लग रहा, थोड़ा टू से कर सकते, फिर वो बाद में, हाँ चलो टू से डिवाइड कर देते हैं। अगर टू से करते तो ये कितना आता, 3, और ये कितना आता हमारा, 50, सही है। अब कोई तो नहीं है, तो मैं सीधा 11 उठा के इधर डिवाइड करता हूं, आमने सामने डिवीजन। देखो 11 वन जार 11, 11 वन जार 11, फिर 8 को डिवाइड नहीं करता तो 0, और 11 कितना, 8 जार, ये ऐसे आया। फिर 3 से उठा के इधर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 3 से उठा के अगर इधर डिवाइड करूंगा, 3 वन जार 3, 3 थ्री जार 9, 9 जाने के बाद बचा कितना, 1, 1 के ऊपर 8, 3 कितना, 6 जार 36, ये आ गया 36। अब जो 36 है वो 9 से भी डिवाइड होगा, 9 वन जार 9 कितना, 4 जार। तो एक बात बताओ, ये 50 इंटू 5 कितना होगा, 125, टू 250, करेक्ट 250, और 250 ने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, ठीक है 1000। तो ये आ रहा है x प्लस 110 इज इक्वल टू कितना, 1000, x प्लस 110 इज इक्वल टू 1000। तो एक बात समझेगा, अगर ये 110 इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 890। तो 890 इज द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरी मेथड देखिए, दूसरी यानी अभी फ्रैक्शन चार्ट होंगे। एक बात बताओ, कमल ने वो आर्टिकल लिखा, उसके ऊपर खर्चा भी किया 110 रुपीज, फिर उसने बाद में सेल किया ललित को सेल करते समय 20% का प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन, 20% 1/5, क्योंकि 20 डिवाइड बाय क्या, 100, तो 20 डिवाइड बाय 100, देखो लिख देता हूं, ये एक्चुअली याद होना चाहिए भैया, ये कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो 5 रुपए का प्रोडक्ट कितने में सेल किया होगा, 6 में, 1 रुपए बढ़ा के सेल किया होगा, ठीक है। सेकंड बार ललित ने आगे सेल किया मोहन को, लॉस हुआ 10%, व्हाट इज मीन बाय 10%, 1/10, लॉस हुआ मतलब 10 रुपए का प्रोडक्ट एक में कम करके बेचा होगा, तो कितने में सेल किया होगा, 9 में। मोहन ने आगे सोल्व किया और उस समय 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो 10% का मतलब तो 1/10 ही होता है। तो इस केस में 10 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और कितने में सेल किया होगा, 11 में, यहां तक आके रुक गई। ये स्टेप समझ में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हम लोगों ने यहां पर देखो जो एरो बनाया है उसको समझेगा, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, कोई कॉमन तो नहीं है। लेकिन क्या कर सकता हूं मैं, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 आएगा, और इधर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 3 आएगा, एरो दिया हुआ है, हाँ ऐसे। और कोई डिवाइड कर सकते हैं, 9 के बराबर है, तो बताओ 5 इंटू 5 कितना, और 25 इंटू 10 कितना, 250। तो ये हमारी इधर बन गया 250, यहां तक एरो लाके ऐसे रुक जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 27, और 27 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 297, ये बना 297, ठीक है। अब इस चार्ट को पहले समझेगा, ये चार्ट बताना क्या चाहता है, आराम से देखो, ये वाली प्राइस क्या होती है, ये वाली क्या होती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 297 है, पर 297 की वैल्यू तो हमारे पास दी गई है, कितना दिया है, 1188, 1188 दिया है कि नहीं। तो एक नॉर्मली बात बताओ, इसका लास्ट में नंबर क्या है, हमें बनाना क्या है उसको, 8, कैसे बनेगा, 7 को 8 बनाने के लिए कोई तो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता होगा लास्ट में। 7 वन जार 7, 7 टू जार 14, 4, 7 थ्री जार 21, तो 1 आएगा, 7 फोर जार 28, मतलब क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो बात ये था कि ये 1 जार और ये कितना था, 4 जार, 4 टाइम्स बना रहा है, 4 टाइम बना रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा कि नहीं। तो 1000, तो हम लोग कह रहे कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 1000 थी, हाँ, लेकिन 1000 में ऐड क्या है,
110 रुपए भी तो ऐड है, क्योंकि आपने रिपेयर भी तो पकड़े थे, तो रिपेयर वाला मैंने माइनस कर दो, 110 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 890। तो 890 में उसने परचेज किया था, तो 890 वाला 20 का आंसर, ये वाला आंसर। एक मिनट, इसमें कितने कंटेंट एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ कंटेंट कितने दिए, 11 तक है। हम लोग कहां तक आ चुके हैं अभी, 3-4 सवाल ही बाकी है ना। कंप्लीट कर लूं या रुके, कैसे करें, कंप्लीट कर लूं चलेगा, रुकते हो, कंटिन्यू कर लूं, ऑनलाइन में देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट कंप्लीट ही हो जाएगा, ये पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप देखिए थोड़ा क्या करना है, हाँ कैसे, डिफिकल्ट वाला तो है। अ मैन सेल एन आर्टिकल, एक आदमी ने एक आर्टिकल सेल किया। अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, यार लॉस 10% का हुआ, तो सेलिंग प्राइस 90, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस फिक्स है। अगर लॉस होता है तो माइनस और प्रॉफिट होता है तो प्लस, ये कर सकता हूं। तो पहली बार लॉस हुआ 10% का, तो सेलिंग प्राइस तो 90 होगी। फिर वो कहता है इफ ही हैड रिसीव्ड 9 रुपए मोर, अगर 9 रुपए ज्यादा मिल गए, 9 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, तो ही कुड हैव गेन 12.5%, तो गेन होता है उसको 12.5%, तो 12.5% मान लो आप, 12.5%। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये बता दो। अब देखिए, अब ऐसे समझ लो, कॉस्ट प्राइस मेरी हमेशा 100 ही होती है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। पहली बार सेल किया तो लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी, 90। दूसरी बार सेल किया तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 12.5%, तो मैं कहूंगा 112.5%, ये हुआ कि नहीं, ऐसे समझ लो। ये लॉस हुआ था लेकिन बाद में फायदा हो गया, फायदा क्यों हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। फायदा इस वजह से हुआ कि उसने 9 रुपए बढ़ाए थे, 9 रुपए ज्यादा लिए थे। तो एक बात बताओ, 9 रुपए बढ़ाए थे तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 9 रुपए की वजह से होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, 22.5, ठीक है, डिफरेंस इज 22.5, तो हम लोग कहेंगे 22.5% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए की है, 9 रुपए की। 22.5% की वैल्यू 9 रुपए की है। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो वो कितना होता है हमेशा, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल बना। ये स्टेप समझ में। अब यहां तक आते समय थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं एक स्टेप में। इस नंबर को डिवाइड करते हैं, बताओ 22.5 का डबल 45, 45, इसको डबल किया तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, 45 का डबल 90, तो एक काम करते हैं, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, दैट इज अ 900 डिवाइडेड बाय 22.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ 22.5 का डबल 45, 45 का डबल 900, तो मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगा, 90 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो डबल डबल कर रहे हैं, डबल डबल का मतलब 2 × 2 कितना, 4, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये 1 जार और ये कितना 4 जार, तो 4 के ऊपर एक जीरो लगा, तो व्हाट इज द आंसर, 40, तो 40 इज द आंसर। तो 40 वाला ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। और इसी नोट्स को रिवाइज करना, इससे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, हाँ। बट ये देख लेना वो सॉल्व करने का मेथड क्या था, ये वाला देखिए इस सवाल में, हाँ पहले समझते हैं, ये अलग है शायद, हाँ। अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, 12% प्रॉफिट ऑन अ सेलिंग अ बुक एट अ 10% डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस कितना, 112, किसका 112, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, एमआरपी के ऊपर, तो एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, सो 10%, तो बची एमआरपी कितनी, 90%, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ द एमआरपी, ऐसा कुछ लिखा के दिया ना। उन्होंने कहा मार्क प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस यानी एमआरपी वही, तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन मार्क प्राइस कितना, ये रेशियो ऑफ किसका चाहिए, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो चाहिए, दोनों को सामने सामने लाना पड़ेगा। अभी देखो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, प्रॉफिट मुझे 12% हुआ, तो सेलिंग प्राइस बनेगी 112%, 112% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो मैं इस स्टेप को ऐसा लिखता हूं, 112% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये हमारी बन गई सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखते हैं। फिर उसने कहा कि उसने डिस्काउंट दिया था कितना, 10% का, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे देते हैं, तो एमआरपी तो 100 होगी, 100 में से 10 चला गया, बचा कितना 90, तो 90% ऑफ एमआरपी इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे 90% अब एमआरपी का, तो ये हमारा दोनों आमने सामने आ गए। देखिए थोड़ी देर पहले ऐसी एक लाइन बनाई थी कि नहीं, तो वही आ गया। तो इसने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बता दो,
इतना आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते होंगे यार, परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर दो। अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना, 45, ये बना 45। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 56। अब डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड नहीं होगा तो हमें रेशो चाहिए कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, सॉरी एमआरपी। तो ये नंबर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी। ये स्टेप समझ में आ रही है। और ये जो 56 से इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, 45 डिवाइड बाय 56। तो ऐसा आंसर आना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर ओनली। ठीक, ऐसा वो पहला वाला जो कंसेप्ट उसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, अब थोड़ा सा देखना इसने कितने सही ढंग से प्रेजेंट किया। हाँ देखो, अब वो पहले के ऊपर था, वो जो अभी स्टार्ट हुआ था ना उसी जैसे। उनका कहना है अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%, लॉस हुआ 5%, तो बताओ सेलिंग प्राइस 95%। हाँ 95%। इफ ही हैड बॉट इट 20% मोर, बॉट करते समय 20% मोर परचेस कर लिया। परचेस तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो 100 होता है, लेकिन ये कह रहा है 100 मत लो, कितना लो, 20% ज्यादा ले लो। तो 20% ज्यादा लेंगे तो कितना, 120%, 120%। तो उस समय एंड सोल्ड इट फॉर 115 रुपीज लेस, बेचते समय 115 रुपीज कम करके भी बेचे गए। ठीक है, देन ही कुड हैव मेड अ लॉस ऑफ 40%, तो लॉस कितना होता है 40%। तो बताओ सेलिंग प्राइस 60%, बट किसका 60%, कॉस्ट प्राइस का। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, नहीं 120, यहां पर 120 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो उस कॉस्ट प्राइस की आर्टिकल की वैल्यू कितनी, एक बार ट्राई करना। ठीक है, उसने कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा चेंज किया, सेकंड कंसेप्ट है। हाँ देख स्टार्ट। एक बात बताओ, सिंपल सा कहानी है, पहले समझिएगा उन्होंने क्या क्या दिया उस ओरिएंटेड मान। उन्होंने कहा अ मैन सेल एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%, लॉस अगर 5% होता है तो हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो हमारी होती है 95%। और किसका 95%, तो 100 का 95% 95 होता है। इसमें कोई डाउट है, पक्का क्लियर है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरी हमेशा 100 रहेगी, लेकिन उसने कहा 5% का लॉस हुआ तो 95% मेरी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी। लॉस हुआ तो माइनस करते करते कि नहीं। ठीक है, अब इफ ही हैड बॉट 20% मोर, अगर परचेस करते समय 20 ज्यादा ले लिया जाए, परचेस करना का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानते हैं, ये कह रहे हैं 100 मत मानो, 20 ज्यादा ले लिया, तो 20 ज्यादा लिया तो कितना होगा 120, एंड सोल्ड इट 115 रुपीज लेस, 115 रुपीज कम करके भी बेचा जाए, तो फिर कह रहा है ही कुड हैव मेड अ लॉस ऑफ 40%। लॉस अगर 40% हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना 60%, बट किसका 60%, कॉस्ट प्राइस का। तो सेकंड जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो आपकी 60% तो आ रही है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू बदल गई, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। तो यहां पर तो 120 लिखना पड़ेगा, यहां पर 100 ही था। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो ये तो मेरा ऐसा है ना 60 डिवाइड बाय 100, आपका मतलब 120 डिवाइड बाय 100, ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसको जब सॉल्व करते तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, दो जीरोस वैसे कैंसिल, ये सॉरी ये 120 था ना, नंबर हमारा 120 है। ठीक है, तो एक बात बताओ 6 इंटू 12 कितना 72, तो यहां पर हमारी सेलिंग प्राइस 72 आ रही है, यहां पर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 95 आ रही है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, कितने का डिफरेंस है, हाँ 23। तो जो 23 का डिफरेंस है वो कितने पैसे की वजह से बना है, 115 रुपीज की वजह से बना है। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसा सवाल बन गया। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1 और ये कितना 5, और 5 इंटू 100 कर दो, व्हाट इज द आंसर 500, तो 500 इज द राइट आंसर। इतना सा सवाल था। एक बात समझे, आप लोगों ने क्या किया, इसको सही मान लिया, ये 95 आपका सही आ गया था, आप इसका 60% ऑफ 120 निकाल दो, आंसर ही खेल खत्म था। 10% की वैल्यू 120 का कितना 12, और 12 इंटू 6 कितना 72, तो सीधा ये 72 निकला, और ये 95, तो दोनों में डिफरेंस जो था वो 23 का था, और 23 की वैल्यू ये दी है। ठीक है सर, आईएमपी करना लेकिन ना ये सवाल में भी। तो 500 सी इज द राइट आंसर, आईएमपी। ओके चलो एक काम करते हैं, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, घर से ट्राई करके आइएगा। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग यहां से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ ऐड कर देता हूं, घर पे ट्राई करना, और साथ में इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट, और कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।